स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस में जो लास्ट यूनिट है उसमें सोशल चेंजेस यानी सामाजिक बदलाव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो अभी तक आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज की क्या स्थिति थी और 19वीं शताब्दी में ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्या कारण रहे। ठीक है, आज जो हमारा विषय होगा वो ये होगा कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए, नो डाउट आप एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो टीचिंग है उसके बारे में जानते हैं। किस तरह से जब छोटा बच्चा होता है और वो स्कूल में प्रवेश लेता है तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। जैसे आजकल तो प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी और एलकेजी, यूकेजी, ये बहुत सारे लेवल्स जो है बन गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब एक ढर्रा बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो सारा जो आप सिस्टम आज देख रहे हो, जो आपके सामने है, ये बीएड कॉलेजेस, ये वोकेशनल कॉलेजेस, ये आईटीआईज, ठीक है, ये सब जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली द्वारा स्थापित है या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का एक अंग है। वेस्टर्न एजुकेशन जो है, वेस्टर्न एजुकेशन का जो मतलब स्प्रेड हुआ था, जो विस्तार हुआ था, वो जो विस्तार है वो आज तक लगभग कुछ थोड़े बहुत चेंजेस के साथ वही चलता आ रहा है जो अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था। तो जैसे कि आप जानते हो कि सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति इस यूरोपीय कंपनी ने भी भारत में अपनी कोठियाँ बनाई यानी कारखाने स्थापित किए और उन कोठियों में, कारखानों में अंग्रेज़ और कंपनी के कर्मचारी आकर बस गए। अब देखिए, उन लोगों की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंग्लैंड की सरकार ने, या आप ये कह लो कि इनडायरेक्टली कंपनी ने, इंग्लैंड से कुछ पादरियों को भेजा। पादरी मतलब जैसे मंदिर में पुजारी होता है, ऐसे चर्च में पादरी होता है। तो ये जो पादरी थे, इन्होंने कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी जो होते थे उनकी धार्मिक क्रियाओं से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ बहुत से भारतीय कर्मचारी जो थे कंपनी, उनको ईसाई बनाना शुरू कर दिया। अब देखो, वेस्टर्न एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो बैकग्राउंड है, इसका ओरिजिन कहाँ से, ये हमें ट्रेस करना होगा। तो सबसे पहले ये ईसाई पादरी आए भारत में कंपनी के कर्मचारियों के साथ, और उद्देश्य ये था कि क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे प्रारंभ में वो तो अंग्रेज़ थे, तो उन्हें भी अपनी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। कोई ना कोई, जैसे हम लोगों को पंडित पुजारी चाहिए होता है, ऐसी उन लोगों को पादरियों की ज़रूरत थी, तो पादरियों को भेजा गया। ये पादरी न केवल धार्मिक आवश्यकताएं पूरी करते थे बल्कि इन्होंने कंपनी के भारतीय कर्मचारियों को भी ईसाइयत में लाना आरंभ कर दिया, यानी ईसाई बनाना आरंभ कर दिया। अब ये जो नए बने ईसाई थे और कंपनी के जो अंग्रेज कर्मचारियों के बच्चे थे, उनको शिक्षित करने के लिए बहुत से स्कूल खोले गए। जो नए ईसाई बने थे उनको ईसाइयत के बारे में नहीं पता था, और जो अंग्रेज कर्मचारियों के बच्चे थे, भारत में जो अंग्रेज कर्मचारी रहते थे कंपनी के, उनके जो बच्चे थे उनको शिक्षित करने के लिए कंपनी ने अनेक स्कूलों की स्थापना की। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने कंपनी को निर्देशित किया कि वो अपने हर एक कारखाने पर एक पादरी और एक बड़े जहाज पर एक चैपलेन यानी धर्मगुरु नियुक्त करें। एक पादरी और एक धर्मगुरु बड़े जो जहाज हैं उन पे नियुक्त करें।
और कंपनी के जो सैनिक स्थान हैं और उनके कारखाने हैं, उनके पास स्कूल ज़रूर खोलें। अब देखिए, जो कंपनी के कर्मचारी भारत में आ गए, अब आप ये देखिए कि वो तो अंग्रेज़ी जानते हैं, वो भारतीय विद्यालयों में कैसे दाखिला ले सकते हैं? उनके लिए तो अलग विद्यालय स्थापित करना होगा। तो कंपनी ने ये प्रोविज़न किया, कंपनी ने उनके लिए विद्यालय खोले। तो देखिए, इस आदेश से कंपनी को धर्म प्रचार करने के लिए अपना और स्कूल खोलने के अधिकार मिल गए। और उसके बाद कंपनी ने 1715 में मद्रास, 1718 में बम्बई, 1731 में कलकत्ता में अनेक स्कूल स्थापित किए। तो एक तरह से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में पाश्चात्य जो शिक्षा थी उसकी स्थापना किस प्रकार से हुई। अब देखिए आगे क्या होता है। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, जिससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार, मालगुजारी इकट्ठा करने के अधिकार अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गए। तो इससे कंपनी क्या हुआ है कि राजनीतिक शक्ति बन गई। अब कंपनी ने अंग्रेज़ और एंग्लो इंडियन कर्मचारी, यानी ऐसे भारतीय कर्मचारी जो कि ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, उनके बच्चों की शिक्षा की ओर ही ध्यान दिया फिर। लेकिन 1772 में जो गवर्नर जनरल बनकर आया, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पहले भी मैंने आपको बताया है, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसके पश्चात उसने भारतीय विद्यार्थियों या भारतीय बच्चों पर भी ध्यान देना शुरू किया। अब तक जो एजुकेशन चल रही थी ना, वो एजुकेशन चल रही थी केवल कंपनी के अंग्रेज़ कर्मचारियों के बच्चों के लिए, और ऐसे बच्चे जो कि कन्वर्टेड भारतीयों के बच्चे हों, यानी जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन चल रही थी अब तक। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1772 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उसने मूलतः भारतीय बच्चों पर भी, उनकी भी शिक्षा पर ध्यान दिया। 1781 में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना हुई। मदरसा आप समझते हो, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है। मदरसे की स्थापना की। मदरसा इस्लाम धर्म से संबंधित है, मुसलमानों से संबंधित है। इसमें अरबी और फारसी का अध्ययन करवाया जाता था। और इस मदरसे को खोलने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो मुस्लिम समाज है उसके युवकों को कंपनी में नौकरी के योग्य बनाना, मुस्लिम समाज को शिक्षित करके उनके युवकों को कंपनी में नौकरी देना। इसी तरह से हिंदू कुलीनों के, देखो पहले क्या होता था, एजुकेशन वाज नॉट मेंट फॉर ऑल, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि शिक्षा सबके लिए नहीं थी पहले। ओनली द फ्यू प्रिविलेज वर एबल टू एक्वायर एजुकेशन। तो ऐसे ही मुस्लिम भद्र समाज यानी मुस्लिम कुलीन समाज में और हिंदू कुलीन समाज में जो युवक थे उनको ट्रेन करने के लिए, सो दैट दे बिकम एबल टू ज्वाइन द सर्विसेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेवाएं हैं उनमें वो नौकरी पा सके। तो इसलिए 1781 में कलकत्ता में मदरसा खोला गया मुस्लिम समाज के लिए, और 1791 में हिंदू कुलीनों के पुत्रों को पढ़ाने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। यह बात आपको ध्यान रखनी है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था ये। 1781 में कलकत्ता में मदरसा खुला था और 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो है संस्कृत भाषा के साथ साथ, ये जो संस्कृत कॉलेज में बता रहा हूँ, इसमें संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदू कानून, हिंदी साहित्य, धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। और ईसाई मिशनरी भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्कूल खोलकर भारतीय बच्चों को भी शिक्षा दे रहे थे।
और इस शिक्षा में क्या क्या शामिल था? वेस्टर्न फिलॉसफी थी, पश्चिमी दर्शन, आध्यात्म था, स्पिरिचुअलिज्म, मॉरल साइंस थी यानी नैतिक शिक्षा थी, ठीक है, तर्कशास्त्र था, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित थी। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई 1784 में, जब सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये आपको ध्यान रखना है, 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एक संस्था की स्थापना की थी। जॉन ओवन ने बंगाल में एक स्कूल स्थापित किया जिसमें अंग्रेज़ी पढ़ाने का प्रावधान किया गया। देखिए, बेसिकली कंपनी को नौकर चाहिए थे, और वो भी सस्ते नौकर, सस्ते क्लर्क इनफैक्ट। अब वो सस्ते क्लर्क कैसे प्राप्त होते? अगर वो इंग्लैंड से क्लर्क मंगवाते तो उनको दोहरा भत्ता देना पड़ता। तो उनके लिए बेहतर ये था कि भारतीयों को शिक्षित करो, ठीक है, एजुकेट द इंडियंस एंड दे विल सर्व एज क्लर्क्स इन देयर डेली अफेयर्स। यानी कंपनी के कार्य में वो क्लर्क के रूप में जो है समाहित हो सकते हैं। तो इसलिए उनको अंग्रेज़ी शिक्षा दी गई, अंग्रेज़ी पढ़ाने का प्रावधान किया गया। और 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेस्ली जो था, जिसने आपको ध्यान होगा कि सहायक संधि लागू की थी, 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि कंपनी के अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देना। देखिए, दोनों काम चल रहे थे उस समय। अंग्रेज भारत को जानने का प्रयास कर रहे थे, और भारत पर राज करने के लिए अंग्रेज़ों को भारतीय परंपरा, रीति रिवाजों को समझना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जो अधिकारी होते थे, जैसे जस्ट लाइक IAS ऑफिसर्स ऑफ टुडे, अंग्रेज़ों कंपनी के जो अधिकारी होते थे, उनको भारतीय भाषाओं, भारतीय रीति रिवाजों का प्रशिक्षण दिया जाता था। उसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था कलकत्ते में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बैकग्राउंड है, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को लागू किया। बाकी फिर डिटेल्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ स्टूडेंट्स, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। टुडे इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून। तो पर्यावरण को हमें बचाना है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक दरख्तों को लगाएं, यानी पेड़ों को हम लगाएं, और अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। और जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे जल है उसको बचाएं, और पोल्यूशन को भी कम करने का प्रयास करें अपने लेवल पे, अगर हम कर सकते हैं तो। और ये जो वातावरण है ये हमें जो बचाना है, दिस इज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखें, पर्यावरण को और स्वच्छ बनाएं। थैंक यू वेरी मच।